हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट रूल, फाइनेंस रूल के और कुछ राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides that no expenditure can be incurred except with the authorization of legislature necessitating parliamentary approval। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता, जिसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर्टिकल 114, आर्टिकल 112, आर्टिकल 266 और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज आर्टिकल 266 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश, बेसिकली इसके अंदर जो है तो सबसे पहले आपको याद होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑब्लिक स्टेट्स और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ये दो फंड्स जो हैं तो आपको याद होगा कि ये दोनों फंड्स जो हैं स्टैब्लिश्ड हैं अंडर आर्टिकल 266। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करूं यहाँ पे कि नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर नेसेसिटेटिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ओके, तो इसके लिए जो करेक्ट आर्टिकल है दैट विल बी आर्टिकल 266 क्लॉज 3। ठीक है, यह जो प्रोविजन है आर्टिकल 266 क्लॉज 3 के अंदर है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपको पता होगा कि आर्टिकल जो है वह 266 क्लॉज 1 का पार्ट है। ओके, और इसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दिस इज आर्टिकल 266 क्लॉज 2। ओके, सो इसके अंदर जो है बेसिकली इट इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, जितने भी गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ हैं आपके। सो ऑल द गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, जितने भी ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, जो भी लोन रिपेमेंट होता है, लोन रिसीव्ड होता है, ये सब जो है तो आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, या यहाँ जाते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर है बेसिकली, तो इट होल्ड्स अदर पब्लिक फंड्स, है ना, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस हैं, रिमिटेंसेस हैं, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोविज़न पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो आर्टिकल 266 क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो इस केस में आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, वहीं आर्टिकल जो 267 है, आर्टिकल 267 दैट इज़ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए जो है बेसिकली आपको यहाँ से अगर पैसा निकालना है तो इसके लिए जो है तो आपको प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में हमने यहाँ पे देख लिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय कैग, एग्जामिन्ड बाय पीएसी, और स्क्रूटिनाइज्ड बाय सीएनडीएजी एंड एग्जामिन्ड बाय पीएसी, और नन ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इन इंडियन रेलवेज और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंपेयरिंग व्हाट एक्चुअल फाइनेंशियल जो भी एक्सपेंडिचर है आपके, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, चाहे वो कैपेक्स में हो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, और आपका जो पार्लियामेंट्री ग्रांट मिली है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और पार्लियामेंट्री ग्रांट, ठीक है, पार्लियामेंट से जितना भी सैंक्शन हुआ आपके लिए, तो उसके बीच में एक कंपैरिजन जो है तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बेसिकली, और दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो इसको रेलवे बोर्ड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय रेलवे बोर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय रेलवे बोर्ड, और इसकी जो स्क्रूटिनी है या ऑडिट है, दिस इज़ ऑडिटेड बाय कैग। ओके, तो कैग के द्वारा इसको ऑडिट किया जाता है, और उसके बाद दिस इज़ एग्जामिन्ड बाय पीएसी। ठीक है, तो ऑडिटेड रिपोर्ट जो है कैग की वो पार्लियामेंट में टेबल की जाती है, और पार्लियामेंट में आपकी एक कमेटी है दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, आपको पता होगा 22 मेंबर्स पब्लिक अकाउंट कमेटी है, और यह पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, उसको ऑडिट करती है कि जितनी भी ग्रांट्स हैं, दैट मीन्स व्हाट, जो भी हमारी 16 ग्रांट्स हैं टोटल डिमांड ऑफ, ठीक है, जितनी भी ग्रांट्स हैं, ठीक है,
तो इन सब में जो है तो जो भी एलोकेशन है वो प्रॉपर जो है तो खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, कितनी सेविंग्स है, कितना एक्सेस हुआ है, ठीक है, कितना रीअप्रोप्रिएशन हुआ है, तो वो सब का जो है तो ऑडिट कैग द्वारा और पीएससी द्वारा किया जाता है यहाँ पे। तो दिस इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय कैग एंड एग्जामिन्ड बाय पीएससी। ओके, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लान हेड जो 1400 डिनोट्स व्हाट, न्यू लाइंस, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, ट्रैक रिन्यूअल। तो यहाँ से जो न्यू लाइंस दैट इज़ PH11, ठीक है, डबलिंग जो है दैट इज़ PH15 और गेज कन्वर्जन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ PH14, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रैक रिन्यूअल्स भी आपको पता है दैट इज़ PH32। तो ऑप्शन में 14 को बारे में पूछा गया दैट इज़ गेज कन्वर्जन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, PH31 इज द ट्रैक रिन्यूअल, PH31 इज द ट्रैक रिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टी इज एप्लीकेबल अप टू 6 आवर ड्यूटी अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 30%, 20, 60 और 100। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 30%। तो अप टू 6 आवर ड्यूटी अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर, देन इस केस में जो परसेंटेज ऑफ टी होगा वह 30% होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे, एक्सपैंड MACPS, तो ये भी आपको पता है दैट इज मोडिफाइड एडवांस करियर प्रोग्रेशन स्कीम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड केयर लीव। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे CCL के बारे में जान लेते हैं। चाइल्ड केयर लीव क्या है? तो चाइल्ड केयर लीव के अंदर बेसिकली जो है आपका एलिजिबिलिटी जो है इसकी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है कि आप या तो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं या सिंगल मेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे पहले फीमेल एम्प्लॉयज़ या सिंगल मेल एम्प्लॉयज़, ओके, तो इस केस में आप एलिजिबल हैं CCL के लिए। फिर मैक्सिमम जो है आपको कितने दिन की लीव मिलेगी, दैट इज़ 730 डेज़ का लीव मिलेगा यहाँ पे, 730 डेज़ ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, ओके। और CCL जो है तो बेसिकली टू टेक केयर ऑफ टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, उसके लिए जो है तो आपको मिलेगा यहाँ पे टू टेक केयर, पर्पज जो है टू टेक केयर ऑफ टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ओके। CCL इज़ नॉट एडमिसिबल फॉर द चाइल्ड 18 years ऑफ एज और ओल्डर। इससे ज़्यादा का है अगर आपका बच्चा, तो इसके लिए जो है आपको CCL नहीं मिलेगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। और डिसेबल्ड बच्चा है अगर, तो डिसेबल्ड के लिए जो है तो कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट। और एक और पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो 365 डेज़ यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे कि फुल सैलरी मिलेगा अप टू 1 year ऑफ लीव। तो 365 डेज़ तक जो है आपको फुल सैलरी मिलेगा यहाँ पे, ओके। और जो आपका नेक्स्ट 365 डेज़ होगा, नेक्स्ट वाला जो 365 डेज़ होगा, मतलब ये तो आपको जो नेक्स्ट 365 डेज़ है उसमें आपकी जो सैलरी मिलेगी दैट विल बी 80% ऑफ द पे होगी। क्या होगी? 80% ऑफ द पे। तो ये भी आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। और CCL कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव मैक्सिमम ऑफ 1 year, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। और एक और इसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि ओनली 3 times CCL इज सैंक्शनड इन अ ईयर, ठीक है। तो 3 times इन अ ईयर कैन बी सैंक्शनड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ रिमेंबर इट। और हर एक बार जब भी आप CCL लेंगे तो आपको 5 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 days की जो है प्लस की फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन से कम की छुट्टी जो है तो एक बार में आपको नहीं मिलेगी। और CCL कैन नॉट बी डिमांडेड एज राइट, ठीक है। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये बोलो कि CCL जो है तो हमारा एक राइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो विदाउट सैंक्शन वन कैन नॉट प्रोसेस टू CCL, ठीक है। सो फुल सैलरी अप टू 1 year ऑफ द लीव, 80% ऑफ द पे आफ्टर अवेलिंग 1 year and granted up to take care of 2 children attaining the age of 18 years. So all the options are correct, none is incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग इज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोप्रियटी एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट एंड ऑल ऑफ दीज।
तो बेसिकली ऑडिट जो होता है, तो ऑडिट हम करते ही इसीलिए हैं कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, वित्तीय औचित्य और खातों की परिशुद्धता का मूल्यांकन किया जा सके। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, दीज आर द हलवा क्वेश्चंस, वी कैन पिक इजीली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक आर शोन इन एब्स्ट्रैक्ट जेड, एब्स्ट्रैक्ट जी, एब्स्ट्रैक्ट के, एब्स्ट्रैक्ट ए। एब्स्ट्रैक्ट जेड, एब्स्ट्रैक्ट जी, एब्स्ट्रैक्ट के, एब्स्ट्रैक्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ए की बात करें अगर, तो एब्स्ट्रैक्ट ए इज नथिंग बट अ जनरल, जो हमारा सुपर इंटेंडेंस एंड सर्विसेज है, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट ए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट के इज नथिंग बट अ मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। जो मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जी इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है किस पे, ट्रैफिक पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट एच जो है, आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट एच वह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वह फ्यूल के लिए, तो एच और ओ को याद रखिए आप। इसके अलावा जो एक और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ऑन रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एफ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन व्हाट, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। तो ये कुछ पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट एफ एच ओ, ये तो यहाँ से आता है ये क्वेश्चन कि एफ जो है रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट के लिए है, एच है बेसिकली फ्यूल के लिए, और जो आपका जी है वह ट्रैफिक के लिए है। ठीक है, ऑपरेटिंग एब्स्ट्रैक्ट के दैट इज मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, और एब्स्ट्रैक्ट ए दैट इज व्हाट जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप कुछ डिमांड भी देख लीजिए, दैट इज़ यह जो है तो आपका डिमांड नंबर 3 है, आपको पता होगा। ठीक है, मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस दैट इज़ डिमांड नंबर 12, आपको पता होगा। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिमांड नंबर 9। तो डिमांड नंबर 9 को याद रखिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिमांड नंबर 10। ओके, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, दैट इज़ डिमांड नंबर 8। ठीक है, तो डिमांड नंबर के बारे में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। व्हाट डज EBR कन्वे इन कनेक्शन विद द फंड्स प्रोविजनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे व्हाट डज EBR कन्वे, तो EBR इज़ बेसिकली जो है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है। क्या है, EBR इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले बजटरी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं कि बजटरी रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे। तो नाम से पता लग रहा है आपको कि बजटरी मतलब कि जो जिनका इंक्लूजन बजट में हुआ है। सो रिसोर्सेज विच आर अनाउंस्ड और डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल बजट दैट इज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट एवरी ईयर, उसको हम बोलते हैं बजटरी रिसोर्सेज। और बजटरी रिसोर्सेज के अंदर बेसिकली जो हमारे फंड हैं, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका, कितना गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेगी। ठीक है, DRF दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा करेगी। ठीक है, डेवलपमेंट फंड पे कितना खर्चा करेगी। ठीक है, रेलवे सेफ्टी पे जो है कितना, RRSK पे कितना खर्च करेगी, रेलवे सेफ्टी फंड पे कितना खर्चा करेगी। तो इन सब का डिस्क्लोजर जो है वो बजट के अंदर होता है। तो दैट इज़ व्हाट द बजटरी रिसोर्सेज। और इसके लिए जो फंड है जनरली वह क्या होता है, इंटरनल आ जाता है आपका, दैट इज इंटरनल रिसोर्सेज से डेवलप हो जाता है फंड। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसके अलावा एक टर्म आता है यहाँ पे EBR, जो कि आपके क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। और ये जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हैं दैट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ एनुअल बजट। दिस इज़ द आउटसाइड द स्कोप ऑफ एनुअल बजट। इनका जो है बेसिकली बजट में कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, ये बाहर जो है ओपन मार्केट से इनको जो है तो रेस किया जाता है, और इसके लिए जो रेस करने का काम है वह बेसिकली IRFC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम भी बात करेंगे यहाँ पे। इसके लिए थोड़ा सा फंड की बात कर लेते हैं। तो जैसे जो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए, एक तो इन्वेस्टमेंट मोड लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, या आपका जो मार्केट बोरोइंग। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया अभी कि मार्केट से हम जो है तो हम फंड लाते हैं, दैट मार्केट बोरोइंग्स जो हो गई हमारी, दैट इज़ बाई IRFC। ठीक है, या अभी बीच में एक आपने सुना होगा कि ऑन योर वैगन स्कीम जो है तो चली थी। ठीक है,
या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग होगी हमारी, तो जितनी भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग लाइक वर्ल्ड बैंक से जो है तो हमें कुछ लोन मिला, या फिर जैसे अभी जीका जो है फंड कर रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है, या आईएमएफ से कोई फंडिंग आई, तो ये फाइनेंसिंग जो हो गई हमारी। ओके, सो या ईबीआर आपने सुना होगा, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो बता दिया मैंने। ईबीआर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो दीज आर द फंडिंग दैट इज व्हाट एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ओके, so it is very important to raise the fund extra budgetary resources, so option number B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन दिया है डिस्पेंसेशन, क्वेश्चन है डिस्पेंसेशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन इज कंटेन्ड इन पैरा। तो 202 ऑफ द IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1, 201 ऑफ द फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1, 701 ऑफ द फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 एंड 218 ऑफ द फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो डिस्पेंसेशन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे कि हमें कहाँ पे छूट दी गई है। लेकिन ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो कोड है यहाँ पे पैरा 701 दिया हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 701 के अंदर जो है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात की है, ठीक है, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर का एलोकेशन है वो कहाँ से होगा। दैट मीन्स व्हाट, सोर्स ऑफ फंड, सिंपल सी बात करें अगर, तो सोर्स ऑफ फंड की बात जो है वह यहाँ पे फॉर एक्सपेंडिचर ये पैरा 701 के अंदर किया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि दो तरह की फंडिंग जो होती है, दैट इज़ या तो आपकी बजटरी रिसोर्सेज के थ्रू होगी फंडिंग, या आपकी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के थ्रू होगी फंडिंग। तो बजटरी रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि बजटरी रिसोर्सेज के अंदर जनरली आपके या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू होगी या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, या आपका जैसे मैंने बताया कि DRF हो गया, डेवलपमेंट फंड हो गया, ठीक है। इस तरह से रेलवे सेफ्टी फंड हो गया, या RRSK हो गया, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। तो ये सब फंडिंग जो है तो बजटरी रिसोर्सेज के अंदर का पार्ट हो गया। इसके अलावा जो है आपका एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको बताया अभी कि आपका जो या तो चाहे तो मार्केट बोरोइंग हो गया, या EBR-IF हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। EBR आपका IRFC किसके थ्रू, IRFC इंडियन रेलवे, ठीक है, दिस इज दैट इज फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, या आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है तो आपके रेवेन्यूज़ हैं, इनका जो है मतलब ये कहाँ से जो है तो खर्च के लिए दिए जाएंगे, वह 701 के अंदर आता है। दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन, इट टेल्स अबाउट जनरल प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन, बेसिकली एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 201 की। तो 201 में भी क्या है आपका, बेसिकली जनरल प्रिंसिपल ही है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन दैट जस्टिफाई करना है यहाँ पे कि आपका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन जो है तो इसके अंदर देना है बेसिकली। तो दिस टेल्स अबाउट अ जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल इसमें आ गया 201, बेसिकली दिट टेल्स अबाउट व्हाट, जनरल प्रिंसिपल। ओके, सो यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर कैसे कैसे करना है आपको, किस फॉर्म में करना है आपको, वो बताया हुआ है। जबकि 202 के अंदर जो है तो आपको कुछ डिस्पेंसेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, छूट, छूट दिया हुआ है। अब वह छूट किस मामले में दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे 202 में जो है तो पैसा खर्च करने के लिए यहाँ पे कोई फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नहीं देना, नो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे डिस्पेंसेशन दिया गया है आपको। और यह 4 मामले कौन से हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल जो है डिस्पेंसेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला है व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन के केस में अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है। दूसरा है व्हेन द एक्सपेंडिचर इज अनअवॉइडेबल, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर अनअवॉइडेबल है इन फॉर कंसीडरिंग व्हाट, सेफ्टी, सेफ्टी को देखते हुए, ठीक है। तीसरा है व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन पैसेंजर एमिनिटीज़, ठीक है, तो पैसेंजर एमिनिटीज़ पर जो एक्सपेंडिचर है, पैसेंजर एमिनिटी वर्क्स के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। और
चौथा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन व्हाट लेबर वेलफेयर, तो लेबर वेलफेयर वर्क पे, लेबर वेलफेयर वर्क्स एक्सेप्ट, अब इसमें ये नहीं कि सब कुछ आ जाए, एक्सेप्ट व्हाट रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्पेंसेशन जो है आपको दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पैरा 202 के अंदर जो है तो आपके डिस्पेंसेशन बेसिकली दिए हुए हैं, सो इसका आंसर जो हो जाएगा पैरा 202 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक और पैरा की बात की जा रही है यहाँ पे 218 की, तो 218 के अंदर बेसिकली प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन है। सो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, इसका जो प्रोविज़न है यह किया हुआ है। सो इसका आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन, डिस्पेंसेशन की बात की जा रही है तो पैरा 202, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ इज कॉल्ड, दैट इज DCF, IRR, NPV और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट NPV। NPV इज नथिंग बट अ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है बेसिकली, इट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल नेट कैश फ्लोज, ठीक है, प्रेजेंट सम ऑफ what sum of the present values of all net cash flows। अब कैश फ्लोज में दोनों आ सकता है, दैट इज कैश चाहे वो इनफ्लो हो रहा हो और आउटफ्लो हो रहा हो, ठीक है, ओवर द कंप्लीट लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, ओवर द कंप्लीट लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट NPV। सो इट डिस्काउंट्स व्हाट फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज, ओके, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यूज है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट फ्यूचर कैश फ्लो जो होगा, फ्यूचर कैश फ्लो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट मस्ट बी व्हाट डिस्काउंट्स, इट डिस्काउंट्स व्हाट फ्यूचर कैश फ्लो टू टूडेज वैल्यू यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो ये पॉइंट हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DCF इज बेसिकली कैलकुलेट करते हैं अपने प्रेजेंट वैल्यूज़, टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यूज़ नॉट द फाइनल सम इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिस इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, आपको पता होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। इसके अलावा IRR इज बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ROR जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो IR इज बेसिकली इट इज़ द डिस्काउंट रेट एट विच, इट इज़ अ डिस्काउंट रेट एट विच NPV क्या हो जाए आपका, 0 आ जाए, ठीक है। सो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है प्रोविजन ऑफ डिस्पेंसरीज इज द पार्ट ऑफ व्हाट, तो इट इज़ बेसिकली जो है स्टाफ वेलफेयर वर्क्स है, प्रोविजन ऑफ डिस्पेंसरी जो है आपका स्टाफ वेलफेयर वर्क्स, अदर स्पेसिफाइड वर्क्स, रेलवे यूजर्स आपका एमिनिटीज़ और नन ऑफ द अबव, तो स्टाफ वेलफेयर वर्क्स के अंदर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। कस्टडी स्टोर्स आर मेंटेन्ड बाई, तो कस्टडी स्टोर्स को जो मेंटेन करता है, जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट होता है वही मेंटेन करता है, ओके। सो इट इज़ मेंटेन बाई कंज्यूमर डिपार्टमेंट, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड बाई डेफिनीशन इन रेलवे एम्प्लॉइज, ग्रांट गिवन टू एन ऑफिसर, अलाउंस गिवन टू एन ऑफिसर, पॉकेट एक्सपेंसेस और अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी स्टैंडिंग एडवांस टू एन ऑफिसर फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो इट इज़ इम्प्रेस जो है, इट इज़ अ सम ऑफ मनी स्टैंडिंग एडवांस टू एन ऑफिसर फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the rate of house rent allowance in Z category city after DA has crossed 50%? तो DA के 50% क्रॉस होने के बाद जो है तो Z कैटेगरी के लिए जो है वह क्या है, 10% है। तो ये Z के लिए हो गया, ठीक है। और Y के लिए कितना हो गया है, 20% हो गया है। और X के लिए कितना हो गया है, 30% हो गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
ब्रेक डाउन अलाउंस की बात करेंगे तो ब्रेक डाउन अलाउंस इज गिवन टू विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ, गार्ड, रनिंग शेड स्टाफ, ड्राइवर, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो ब्रेक डाउन अलाउंस है वह रनिंग शेड स्टाफ को दिया जाता है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। प्रोसेस कॉस्ट शीट फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो प्रोसेस कॉस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रोसेस कॉस्ट शीट की। तो प्रोसेस कॉस्ट शीट के अंदर जो है आपका सबसे पहले बेसिकली कोई एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो है तो कितना कॉस्ट आएगा उसका, उसको कंप्लीट मतलब उसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें कॉस्ट शीट के अंदर होता क्या क्या है। तो कॉस्ट शीट के अंदर बेसिकली आपका सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में भी बेसिकली जो है तो मटेरियल का सोर्स कैसा है, दैट इज़ स्टॉक मटेरियल है, स्टॉक आइटम है, या नॉन स्टॉक मटेरियल है। ठीक है, स्टॉक मटेरियल दैट इज इशूड फ्रॉम स्टोर्स डिपो टू द प्रोडक्शन शॉप, है ना। और नॉन स्टॉक मटेरियल जो होगा वह बेसिकली कुछ स्पेसिफिक आइटम होगा जिसको जो है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमको मार्केट से लाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ नॉन स्टॉक हो गया। इसके अलावा कंज्यूमेबल स्टोर से कुछ मटेरियल हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट्स, ये सब क्या है, दैट इज़ द डायरेक्ट मटेरियल, डिडक्शन फ्रॉम द रिटर्न मटेरियल्स और स्क्रैप मटेरियल्स, लाइक जैसे हम बोलते हैं CRRM। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल के बाद आपका डायरेक्ट लेबर आ जाता है। दूसरा क्या है आपका डायरेक्ट लेबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लेबर भी इसका पार्ट होगा क्योंकि उसको क्या है वेज देना है हमको, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट वेज, वेज देंगे यहाँ पे। इसके बाद बोनस देंगे, इंसेंटिव, बोनस। ठीक है, ओवर टाइम देंगे, ओवर टाइम पेमेंट, तो एडिशनल जो भी वेजेस होगा वो हो जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसके बाद तो डायरेक्ट वेज हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई। ठीक है, फिर कुछ ओवर हेड कॉस्ट आती है। फिर तीसरी कॉस्ट है दैट इज़ व्हाट, ओवर हेड कॉस्ट। ओवर हेड कॉस्ट दैट इज़ ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। अब ओवर हेड कॉस्ट के अंदर लाइक जैसे शॉप ऑन कॉस्ट आ गई, शॉप ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो शॉप ऑन कॉस्ट या जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गई। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। टाउनशिप ओवरहेड हो गया, टाउनशिप ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड हो गया। तो ये ऑन कॉस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर कुछ जो होता है आपका WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट। ओके, तो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। तो ये सब मिल के जो है आपका तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फ्यूल और ऑन कॉस्ट, इन सबको मिला के जो है आपका एक प्रोसेस कॉस्ट शीट बनता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हमने बात कर ली थोड़ा सा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट इज चेक ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, मिस क्लासिफिकेशन, फ्रॉड्स और सैंक्शंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जो है बेसिकली इट इज़ द चेक ऑफ और सैंक्शंस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रेलवे स्ट्रेटेजिक लाइंस वर्किंग एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर मेजर हेड्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इंडियन रेलवे स्ट्रेटेजिक लाइन वर्किंग एक्सपेंसेस की बात की जा रही है, तो किस मेजर हेड के अंदर आएगा। तो थोड़ा सा मेजर हेड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर हेड जो है आपको ध्यान रखना है। मेजर हेड बेसिकली यहाँ पे हम दो लाइन है हमारे पास। एक लाइन है हमारी कॉमर्शियल लाइंस, ठीक है, और एक लाइन्स है हमारी स्ट्रेटेजिक लाइंस। ओके, तो कॉमर्शियल लाइंस और स्ट्रेटेजिक लाइंस दो तरह की लाइंस हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स के लिए। तो रेवेन्यू रिसीट्स लाइक पैसेंजर अर्निंग, फ्रेट अर्निंग और सन्ड्री अर्निंग्स, तो ये हमारे रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएंगे। और इसके लिए जो है तो हमारा जो मेजर हेड है वह है 1002 फॉर कॉमर्शियल एंड 1003 है फॉर व्हाट, स्ट्रेटेजिक लाइंस।
इसके बाद और जो हमारे ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस है, ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस जो कि हमारा जो डिमांड नंबर 3 टू डिमांड नंबर 14 आपको पता होगा हमारे ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये इसके लिए जो कॉमर्शियल लाइंस के लिए जो हमारा मेजर हेड है वह है 3002 और स्ट्रेटेजिक लाइन के लिए है 3003। इसके बाद आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने बताया अभी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 टू 14 हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज डिमांड नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे, तो यह बेसिकली 5002 और 5003। तो ये मेजर हेड आपको याद रखना है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉमर्शियल के लिए जो मेजर हेड है रेवेन्यू XYZ 1002, ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस, या इसको हम लिख सकते हैं दैट इज दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो आएगा वह 3002 आएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5002, ठीक है। कैपिटल बड़ा तो 5 और रेवेन्यू छोटा तो 3, ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम बात करें अगर, तो स्ट्रेटेजिक लाइन के लिए जो आएगा वह 135 आएगा, और बेसिकली वह 1003, 3003 और 5003 आएगा। ओके, दैट इज मतलब ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड है फॉर स्ट्रेटेजिक। और कॉमर्शियल के लिए जो आएगा यह क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं, दैट इज 100, 300, 500 और 2 रहेगा आपका कॉमर्शियल में और 3 रहेगा आपका स्ट्रेटेजिक में। तो ये हो गया, एक मेजर हेड की बात कर ली हमने। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो मेजर हेड है इसमें कुछ कुछ मेजर हेड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम बात करें आपसे, अभी मैंने आपको बताया कि 1002 हो गया, ठीक है, 1003 हो गया, 3002 हो गया, 3003 हो गया, 5002 हो गया और 5003। तो इसकी हमने बात कर ली अभी कि बेसिकली यह जो 5003 है वह क्या है, आपको बता दिया मैंने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, किस पर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो 3 मैंने बताया अभी कि स्ट्रेटेजिक लाइंस के लिए है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर व्हाट, स्ट्रेटेजिक लाइंस। तो स्ट्रेटेजिक लाइंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं वो हमारा बताएगा। 5002 मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पर, दैट इज़ कॉमर्शियल लाइंस पे, वो कितना होगा ये भी हमने बात करी, ठीक है। 3003 बताइए, दैट इज़ कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पर, 3 है, दैट इज़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे, स्ट्रेटेजिक लाइंस पे, स्ट्रेटेजिक लाइंस पे। ओके, दैट मीन्स व्हाट, वर्किंग एक्सपेंसेस, वर्किंग एक्सपेंसेस कितना होगा स्ट्रेटेजिक लाइंस पे। 3002 मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ कॉमर्शियल लाइन पे वर्किंग एक्सपेंसेस ऑन कॉमर्शियल लाइंस पे कितना होगा, तो वो आ जाएगा, आपको बता देगा। 1003 अभी आपको बता दिया मैंने कि रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, हमको रेवेन्यू कितना मिलेगा, तो रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स, और 1003 है तो 1003 का मतलब क्या है, से स्ट्रेटेजिक लाइन से, स्ट्रेटेजिक लाइन से। और ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से, कॉमर्शियल लाइन से, ठीक है, मतलब हमको पैसेंजर से अर्निंग कितनी होगी, फ्रेट से अर्निंग कितनी होगी, सनड्राई अर्निंग कितनी होगी। तो ये सब जो पार्ट है आपके इसके अंदर जो है तो पूरे मेजर हेड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन रेलवे स्ट्रेटेजिक लाइंस वर्किंग एक्सपेंसेस, तो इंडियन रेलवे स्ट्रेटेजिक लाइंस वर्किंग एक्सपेंसेस, तो वर्किंग एक्सपेंसेस ये है कॉमर्शियल लाइंस के लिए 3002 होगा, 3003 या वर्किंग एक्सपेंसेस फर्स्ट, तो 3003 से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। ये जो 3005 है एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, दैट इज़ पेमेंट टू जनरल रेवेन्यूज़, पेमेंट टू जनरल रेवेन्यूज़। अब ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहले ये डिविडेंड हुआ करता था, अभी ये बंद हो गया, लेकिन बट प्लीज़ रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है तो मेजर हेड मैंने आपसे बता दिए, ठीक है। एक 1001 कभी अगर पूछा जाए आपसे, तो दैट इज़ बेसिकली इट इज़ द मिसलीनियस रिसीट्स, मिसलीनियस जो रिसीट्स हैं ये आ जाएंगी आपके। तो इस तरह से जो है तो मैंने आपको एक बार पूरा होलिस्टिकली रिवाइज करा दिया यहाँ पे मेजर हेड के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इफ़ द लोवेस्ट एलिजिबल बिडर विड्रॉज द बिड द टेंडर इज,
तो बोला जा रहा है कि अगर लोवेस्ट एलिजिबल बिडर है, ठीक है, दैट इज़ L1, अगर क्या कर लेता है, विदड्रॉ कर लेता है बिड को, बिड से विदड्रॉ कर लेता है, तो टेंडर क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो टेंडर होगा दैट विल बी डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज आइटम डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्शनेबल एक्सपेंडिचर, वांट ऑफ एस्टिमेट, एक्सेस ओवर एस्टिमेट, पासिंग अ बिल इन एक्सेस ऑफ ग्रांट, इनकरेक्ट अलोकेशन। तो कौन सा व्यय जो है आपत्तिजनक व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं होता। तो आपत्तिजनक व्यय कौन से हैं, लाइक प्राकलन का अभाव है, एस्टिमेट ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, या ओवर एस्टिमेट है, यहाँ पे एक्सेस ओवर एस्टिमेट है, या इनकरेक्ट एलोकेशन है। तो इन सब के केस में जो है आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्शनेबल एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ए, बी और डी, लेकिन पासिंग अ बिल इन एक्सेस ऑफ ग्रांट इट कैन बी, इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्शनेबल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस आर बुक्ड अंडर द एब्स्ट्रैक्ट के, जेड, वाई और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस आर बुक्ड अंडर द एब्स्ट्रैक्ट के। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रूल 3.1 ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। ये तो आपको बता दिया मैंने। बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ रूल 3.1 के अंदर क्या बोला जा रहा है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी और कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स और गिफ्ट्स और नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो रूल 3.1 है आपका वो जनरल रूल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है तो आपको पता होगा दैट इज कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। डी कैटेगरी आइटम्स और नोन एज। तो डी कैटेगरी आइटम कौन से हैं, तो बेसिकली आपको पता होगा डी कैटेगरी आइटम्स और इनएक्टिव आइटम्स और नॉन मूविंग आइटम्स, दैट इज डी कैटेगरी आइटम्स, ठीक है। तो जो नॉन मूविंग आइटम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, या इनएक्टिव आइटम, ठीक है, उनको हम बोलेंगे डी कैटेगरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या प्लीज़ आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है कैटरिंग अर्निंग्स, ओवरहेड चार्जेस, मिसलिनियस अर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप का वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ। और तब तक के लिए जो है तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।